आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में और इसके अलावा जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, ठीक है, वो मैंने अपनी वीडियो पार्ट 1 में बता दिया हुआ है। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है आपकी टेबल जो आपके सामने ड्रॉ हुआ है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए। कितनी टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की? बेसिकली 8 टाइप्स है प्रोनाउन की, जिसमें से पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन पे बेस्ड करता है आपका टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो दो वे में एक्ट कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट एंड एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा आपका यू, आ जाएगा ही, शी, इट एंड वी, दे आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यू, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, वी, दे, ये बेसिकली आप लोगों के प्लूरल्स में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउंस किस तरह एक्ट करते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग देखो तो ही जो सा है, अगर एक सेंटेंस में ये एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह शी जो सा है, ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये जो शी है ये हर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह इट जो सा है ना, ये इट ही रहेगा, चाहे ये सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ये ऑब्जेक्टिव केस में हो। फिर जो वी है, ठीक है, ये अस में कन्वर्ट हो जाएगा। दे जो सा है, ये जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये देम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके प्रोनाउंस की मतलब कि आपके जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, उनकी दो फॉर्म्स लिखी हुई हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में कैसे यूज़ हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे हो सकते हैं। ये चीज़ें देखने में तो बहुत आसान है कि भाई ये तो इतना ईजी है, इसमें समझने वाली क्या बात है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सम टाइम जब आप पैसिव वॉइस में बना रहे होते हो तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में लेके जाना है तो उस वक्त कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको जैसे कि अगर शी है, ठीक है, तो अगर उसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जा रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो उस केस में उसको शी ही लिख देते हैं, तो वहाँ पर इनकी गलती हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, चाहे आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे आप लोग पैसिव एक्टिव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। पोजेसिव केस कौन सा है जी? पोजेसिव केस मतलब माई, माइन। माई भी पोजेसिव केस है, माइन भी पोजेसिव केस है। योर, योर्स, सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। हिज पोजेसिव केस सिंगुलर के केस में भी रहेगा, प्लूरल के केस में भी रहेगा। हर, हर्स, इट, इट्स, क्योंकि ये क्या है जी, आपके थर्ड पर्सन है, सो दैट्स वाई। आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, तो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन है। देन आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा उनके साथ एक वर्ड लगता है, दैट इज़ सेल्फ। ठीक है, तो देखो जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मुस्कान, आपने शायद मुझसे तो पूछा भी था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ। अगर आए जो उनसे है, ठीक है, अगर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने बनाना हो, ठीक है, तो ये माई सेल्फ होगा। इस तरह यू का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना तो योर सेल्फ या योर सेल्व्स हो जाएगा। ही का बनाना हो तो हिम सेल्फ, इस तरह शी का बनाना हो तो हर सेल्फ, इट का बनाना हो तो इट सेल्फ, वी का बनाना हो तो आवर सेल्व्स, दे का बनाना हो तो देम सेल्व्स। ठीक है, तो ये आपके सामने टेबल है और इसको याद करना है आपने। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं? दे रेफर्स टू द पर्सन्स और एनिमल्स दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो आपको किसके बारे में बताते हैं? जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। टू रेफर द प्रोनाउन और एनिमल्स, सॉरी, दे रेफर टू द पर्सन्स और एनिमल्स दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, या फिर जो भी वर्ब है उसका करने वाला कौन है, हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इस जैसे कि प्रोनाउन दैट आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट नीड्स, एक सेकेंड ज़रा असद आज फिर करती हूँ। अच्छा, असद ने अभी ज्वाइन किया। असद, मैंने इससे पहले एक छोटा सा टेबल बताया है, वो टेबल ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो आप किसके बारे में बताता है? दे रेफर्स टू द पर्सन्स और एनिमल्स दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब।
किसके बारे में बताता है कि मतलब आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसके बारे में। pronoun that are used when subject needs to refer to itself in the same sentence. For example, myself, मतलब अगर मैंने कोई काम किया है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, कोई काम जो किया है वो अपने बारे में बता रही हूँ, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने खुद ये केक बनाया है, ठीक है। सिंपल अगर ये कहें भाई मैंने ये केक बनाया, बट जब आप रिफ्लेक्सिवनेस ऐड करना चाह रहे हैं अपने सेंटेंस में, ठीक है, तो मैंने खुद ये काम किया है, मैं खुद वहाँ गई थी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बता रहे होते हैं भाई हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ बेसिकली इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि मतलब किसने काम किया है, मैंने, ठीक है। सो दिस माई सेल्फ रेफर्स टू द सब्जेक्ट। इस तरह जगह वी ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी ऑल बाय आवर सेल्व्स, मतलब वी ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑल बाय, हमने खुद ये पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है। सिंपल ये भी कह सकते हैं हमने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बट जब आप कहते हैं ना कि हमने खुद ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, आप एम्फसिस कर रहे हो खुद के काम करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है जी, आवर सेल्फ रेफर्स टू दी सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी, एवरी पर्सनल प्रोनाउन हैज़ इट्स ओन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे भी मैंने आपको पीछे टेबल बताया था कि जब वो उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस किस तरह के बन सकते हैं, मैं आपको टेबल में बता के आई हूँ। तो हर जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका खुद का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर होता है। जैसे कि आई, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, आवर, आवर सेल्व्स, यू, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्व्स। तो ये हैं जी कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो मुस्कान, इसकी समझ आ गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या, आप मुझसे पूछ रहे थे एक दफ़ा। ठीक है जी। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं कि मलकियत, ठीक है, ऑनरशिप, कि अगर किसी की चीज़ है तो किसकी चीज़ है भाई ये। यूज टू अवॉइड रेपिटेशन इन अ सेंटेंस, ठीक है, बजाय ये कि आप बार बार रेपिटेशन करो एक सेंटेंस में, ठीक है, उनको अवॉइड करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज़ माई पेन नोट योर्स। ये है जी, ये मेरा पेन है, आपका नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस पेन इज़ माइन नॉट हर्स, ठीक है। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है नीचे वाला, ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये मेरा पेन है, आपका नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह इसको सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन ऐड करो कि दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है, नोट हर्स उसका नहीं है, ठीक है। तो इस केस में माइन और हर्स जो है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। सो दीज प्रोनाउन टेल अस अबाउट दी ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि मतलब जो चीज़ें हैं वो किसकी मलकियत की हैं, ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। याद रखना है, अब आप लोगों को पता चल चुका है कि नाउन फ्रेज क्या होता है। तो जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो किसको रिप्लेस करते हैं, वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, मतलब कि एक सेंटेंस में नाउन की जगह पर आ जाते हैं या समटाइम नाउन फ्रेज की जगह पर आ जाते हैं। नाउन फ्रेज क्या होते हैं, दो तीन वर्ड्स मिलके नाउन फ्रेज बेसिकली बनाते हैं। सो नेवर फॉलोवर्ड बाय अ नाउन, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई पोजेसिव प्रोनाउन है उसके बाद कोई नाउन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा ये नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर देते हैं, बल्कि उसकी जगह पर आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हुई है, माई फादर इज़ मच टॉलर देन योर फादर, ठीक है। अब यहाँ पे रेपिटेशन आ रही है, चीज़ें रेपिटेटिव हो रही हैं। माई फादर इज़ मच टॉलर देन योर्स, ठीक है, बजाय कि आपको कि भाई मेरे अबू उनसे वो मच टॉलर हैं आपके अबू से, ठीक है, आप सिंपल इतनी बात कर दो कि माई फादर इज़ मच टॉलर देन योर्स, ठीक है, तो ये भी सही काउंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा है जी योर ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माई ड्रेस, ठीक है, कि आपका जो ड्रेस है ज़्यादा अच्छा है मेरी ड्रेस से, ठीक है। अब जब आप माई की जगह पर माइन यूज़ करोगे, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे रूल बताया है कि पोजेसिव प्रोनाउन से पहले
से बाद नाउन नहीं आएगा। क्या मैंने रूल बताया है? पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, इस टेबल में माई, योर्स, माइन, इट, आवर्स, आवर, ये सारा क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, चाहे माई हो चाहे माइन हो, ठीक है। तो अगर हम अब इस सेंटेंस में देखें, गलती हमने अभी क्या की थी, वो गलती ज़रा आप लोगों को बताती हूँ। यस, हियर पहला सेंटेंस है माई फादर इज़ मच टॉलर देन योर फादर, ठीक है। फादर यहाँ पर बेसिकली क्या है? नाउन है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये योर जोन सा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद नाउन नहीं लगा सकते। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह ठीक करेंगे? माई फादर इज़ मच टॉलर देन योर्स, ठीक है। बस इतना लिखोगे आप, आगे फादर दोबारा नहीं लिखोगे। तो ये चीज़ रेपिटेशन को भी ख़त्म करती है। फिर है जी योर ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माई ड्रेस। अगैन माई के बाद क्या आया हुआ है जी? ड्रेस आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि सिंपल अगर आप इतना लिख दो कि योर ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माइन, ठीक है, तो ये भी ठीक है। देन है जी द रेड हाउस इज़ देयर्स, ठीक है, मतलब कहते हैं कि ये जो रेड हाउस है वो किसका होगा? वो उनका होगा। सो दिस देयर इज़ टेलिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ प्रोनाउन दे। मतलब जब मैं देयर्स यूज़ कर रही हूँ तो मतलब किनका घर होगा? दे, उनका होगा घर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके अच्छा, अब आ जाएगा इंट्रोक्टिव प्रोनाउंस की हम बात करेंगे। इंट्रोक्टिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, ये आप लोगों को वर्ड से ही पता चल रहा है कि इंट्रोक्टिव है, इट्स मीन यहाँ पे कोई सवाल पूछा जा रहा है। सो द प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कौन कौन से वर्ड हैं ये? व्हाट, हु, हुज, होम, विच। अब मैंने इन सब के ऊपर मीनिंग्स लिखे हुए हैं। हु कौन, व्हाट क्या, हुज किसका, होम किससे, विच कौन सा। अब समटाइम क्या होता है कि आप जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हो ना, तो आपको ये तो पता होता है कि व्हाट, हुज, होम जो से वर्ड है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने इनकी उर्दू नहीं याद की होती है। तो इनको याद करना है ताकि जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप लोग को ईज़िली इनको कर सको। इन सब को WH वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो कि सवाल पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो वट इज़ योर नेम? दिस वट इज़ योर इंट्रोक्टिव प्रोनाउन। वट इज़ द टाइम? क्या टाइम हुआ? दिस वट इज़ योर इंट्रोक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, फिर आ जाएगा जी वट, वेरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट कैन बी यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल एज वेल एज ऑब्जेक्ट और इवन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक फीलिंग्स एंड आइडियाज़, ठीक है। वर्ड को हम यूज़ करते हैं, हम समटाइम ये भी कहते हैं ना कि मतलब व्हाट्स योर आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड जो वर्ड है, ये जो प्रोनाउन है, ये यूज़ हो रहा है आपकी फीलिंग्स, आपके आइडियाज़ के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस रिंग, ठीक है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर आस्किंग अबाउट समवन्स फीलिंग, आप किसी की फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हो। सो दैट्स वाई जो वर्ड है ये बहुत रिफ्लेक्सिव है और ये एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स होती हैं, आपके फीलिंग्स, आपके आइडियाज़, आपके इमोशंस, ठीक है, उनके बारे में भी ये यूज़ होता है। फिर विच आ जाएगा। विच इज़ जनरली यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि विच कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जब आपने 2 या 3 चीज़ों में चॉइस करनी होती है कि मतलब तुम बताओ ये वाला बैग ठीक रहेगा या ये वाला बैग ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको जब आप उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप विच यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली नंबर ऑफ़ थिंग्स में चॉइस क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि विच ऑफ दीज रिंग्स वुड यू प्रेफर, ठीक है, इनमें से कौन सी रिंग तुम प्रेफर करोगे। फिर यहाँ पर मैंने अच्छा, इस सेंटेंस में 2-3 रिंग्स नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में बहुत सी रिंग्स हैं, तो उनमें से चॉइस करना है। तो एक चॉइस का फैक्टर तो आया है ना, तो जहाँ पर चॉइस का फैक्टर आएगा तो वहाँ पर आप लोग विच यूज़ करोगे। देन उसके बाद है नोट लिखा हुआ है, इट कैन टेक प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट। ये जो वर्ड है, ठीक है, इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है।
ये भी याद रखना, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अक्सर सेंटेंस करेक्शन में इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं। मिस्टेक्स छोटी सी होती हैं लेकिन बच्चे समझते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल पेपर आया था। फिर उसके बाद है जी अच्छा, यहाँ पहले नोट पढ़ते हैं। व्हेन विच इज़ फॉलोवेड बाय ऑफ इन द सेंटेंस इट टेक्स एज अ प्लूरल नाउन। ठीक है, अब ये एक रूल है कि जब भी एक सेंटेंस में विच के बाद ऑफ आएगा तो उसमें प्लूरल नाउन यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो विच के बाद ऑफ आया है, विच ऑफ दीज रिंग्स। ठीक है, तो ये ऑफ आया विच के बाद। ठीक है, सो दैट्स पे इससे नेक्स्ट आने वाला जो नाउन होगा दैट विल बी प्लूरल नाउन। तो रिंग्स लिखा हुआ तो ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ये रूल जो सा ये बिल्कुल ठीक हो गया। सेकेंड रूल ये लिखा हुआ है कि विच इज़ नॉट फॉलोवर्ड बाय ऑफ इट टेक्स अ सिंगुलर नाउन। अगर किसी सेंटेंस में विच के बाद ऑफ नहीं आता तो उस केस में क्या होगा कि उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑथर डू यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पे जो ऑथर है ये सिंगुलर है और इस विच के बाद ऑफ नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोग देख सको ये ऑथर सिंगुलर नाउन है और विच के बाद ऑफ जोन से बने हैं, तो ये भी रूल आपका ठीक हो गया है। फिर एक और एग्जांपल है यहाँ पर, विच ऑफ द बैग्स इज़ योर्स। ठीक है, कौन सा बैग आपका है। ठीक है, तो अगैन यहाँ पर चॉइस का फैक्टर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, फैक्टर यहाँ पे भी हमें चॉइस का ही नज़र आ रहा है कि मतलब बहुत से ऑथर्स उनमें से आपको कौन सा पसंद है। तो यहाँ पर भी क्या है, विच ऑफ दीज बैग्स ऑफ योर्स, मतलब बहुत से बैग्स उनमें से कौन सा आपका है। तो यहाँ पे ऑफ आया है तो इट्स मीन कि इस सेंटेंस में जो नाउन यूज़ होगा दैट मस्ट बी प्लूरल नाउन। तो बैग्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, फिर है जी विच एंड वर्ड कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। विच और एक सेकेंड, अच्छा, अब ये जो विच है और वट है, ठीक है, इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं बट इन सम सिचुएशंस। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल विच इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, आपका कौन सा फेवरेट कलर। ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, तो दोनों ठीक काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ सिचुएशंस में इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है, हु आ जाएगा यहाँ पे। हु का मीनिंग होता है कौन। हु हम कब यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। इट कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। लोगों के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस करने हो तो हम लोग हु का यूज़ करेंगे और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विच भी सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन के लिए यूज़ होते थे। फिर है जी यहाँ पर आ जाए हम, यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं हु की, लाइक हु इज़ टॉकिंग टू। ठीक है, तो यहाँ पे है भाई कौन बात कर रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, लोगों के, किसी पीपल के बारे में पूछा जा रहा है। सो हु इज़ बीइंग यूज फॉर अ सिंगुलर पर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो इस केस में जो हु है वो सिंगुलर पर्सन के तौर पर यूज़ हो रहा है, के लिए यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। हु आर दोज पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मतलब वो कौन लोग हैं, तो यहाँ पर जो हु है ये है तो हुई, इसके साथ हुज तो नहीं मैंने लगाया ना, है हुई, बट ये मतलब प्लूरल लोगों के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट मोर देन वन पीपल। तो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो ये सिंगुलर प्लूरल नाउन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। फिर आ चुका होम। होम का मीनिंग क्या होता है, किससे। होम इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्सन ऑन होम द एक्शन इज़ डन अपॉन। ठीक है, मतलब जिन ऐसे लोग जिन पे काम हो रहा हो उनके बारे में अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग होम का यूज़ करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हु कैन बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एज वेल एज द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये जो हु है, ठीक है, ये एक सेंटेंस पे एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों वे में आ सकता है। ठीक है, बट होम इज़ यूज ओनली एज द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो होम है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर ही आ सकता है एक सेंटेंस में। कैसे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, हु आर यू प्लेइंग विद, तुम किसके साथ खेल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हु है अगर आप लोग देखो तो ये किसके बारे में पूछ रहा है कि आप खेल रहे हो तो किसके साथ खेल रहे हो। यहाँ पे देखो होम आर यू प्लेइंग विद। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो हु की जगह पे हम लोग होम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो होम है वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। अगैन यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हु
सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है, बट जो होम है वो जस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर एक सेंटेंस में आ सकता है। फिर उसके बाद आ जाएगा हुज़ होता है, इट इज़ यूज टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ पोजेशन। अगर आपने मलकियत के बारे में पूछना हो, ठीक है, तो तब आप हुज़ का यूज़ करते हो। मतलब इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द ओनर्स ऑफ द थिंग और पर्सन। मतलब कोई चीज़ है तो उसका ओनर कौन है, लाइक हुज़ पेंसिल इज़ दिस, हु इज़ देयर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा ओनरशिप का फैक्टर, थोड़ा सा पोजेशन का फैक्टर ऐड कर रहे हो, तो वो आप वहाँ पर आप लोग हुज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हुज़ बुक इज़ दिस, ठीक है। तो यू आर आस्किंग अबाउट द पर्सन हियर, आप पूछ रहे हो कि भाई ये किताब किसकी है। तो इसके अलावा है जी हुज़ आर दीज ग्लव्स, ये ग्लव्स किसके हैं, मतलब चीज़ आपके सामने है, ठीक है, बट यू डोंट नो कि वो किसकी मलकियत में है, ठीक है। तो इसलिए आप हुज़ यूज़ करते हो जहाँ पे आप किसी की चीज़ों की पोजीशन रखने के बारे में किससे सवाल करते हो। क्लियर यहाँ तक? जी मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी, अच्छा एक सेकेंड, चलें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं जी? रिफ्लेक्टिव एंड इंट्रोक्टिव प्रोनाउन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। इंट्रोक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये मैंने लिखे हुए आप लोगों के सामने। इंट्रोक्टिव प्रोनाउन जैसे कि हु, होम, हुज़, व्हाट, व्हिच, ये मैंने सारे आप लोगों को पढ़ाया, इनके मैंने मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, ठीक। बट यहाँ पे भी वही वर्ड्स हैं, जैसे कि हु, होम, हुज़, दैट, व्हिच, बट यहाँ पर इनके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट है। जैसे कि हु जिसने या जो, होम जिसे, ठीक है। यहाँ पर होम जो था वो किसे किसे था, ठीक है, बट यहाँ पर होम जो है उसका मीनिंग है जिसे, ठीक है। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए कि भाई कहाँ पर हम जो होम है वो यूज़ कर रहे हैं एज अ इंट्रोक्टिव प्रोनाउन और कहाँ पर हम लोग यूज़ करें एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि किस तरह पता चलेगा कि हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें होम को या फिर हम लोग इंट्रोक्टिव प्रोनाउन का होम यूज़ करें, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को आगे डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ, लेकिन इनके मीनिंग्स लाजमी आपने याद करने कि अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है तो उनके मीनिंग्स डिफरेंट है यहाँ पर, और अगर इंट्रोक्टिव प्रोनाउन है तो उनके मीनिंग्स यहाँ पर डिफरेंट है। जैसे कि हु आ जाएगा, होम आ जाएगा, हुज़ आ जाएगा, दैट आ जाएगा, विच आ जाएगा। देखो विच का मीनिंग यहाँ पे जो है, बट यहाँ पे विच का होता है कौन सा। फिर है जी दैट का मीनिंग यहाँ पे जो है, बट यहाँ पे दैट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वट ही यूज़ होगा, जिसका मतलब क्या होगा, दैट सिर्फ आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में होगा। हुज़ जिसका, ठीक है, यहाँ पे हुज़ है किसका, ठीक है। तो अब इनको आगे देखते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा। अच्छा, जितने भी आपके इंट्रोक्टिव प्रोनाउंस हैं, वट, विच, होम, हुज़, दैट, वटएवर, दैट नहीं, वट, विच, होम एक्सेट्रा, ये जितने भी आपके इंट्रोक्टिव प्रोनाउन हैं ये आपके यूज़ होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं अ रिलेटिव क्लोज को, एक रिलेटिव क्लोज। अब आप लोग क्लोज पढ़ चुके हो, क्लोज क्या होता है? क्लोज बहुत से वर्ड्स अगर एक इकट्ठे होकर एक सेंस क्रिएट करें, एक सेंटेंस जो सा होता है जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल रहा है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो आपकी क्लोज होती है, ठीक है। तो देखो इंट्रोक्टिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं, बट इंट्रोक्टिव में क्या होता है कि आपने रिलेटिव क्लोज को इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब आगे एक क्लोज के बारे में रिलेशन बताने के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। मतलब देखो ये वही लड़की है जिसको मैं जानती हूँ, ठीक है। सो जिसको, ठीक है, ये बेसिकली कैसा आपका प्रोनाउन होगा जो रिलेटिव होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे व्हाट जोन सा ये आपका इंट्रोक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। फिर हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी हु आपका इंट्रोक्टिव प्रोनाउन है। बट यहाँ पर देखो द गर्ल हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे सवाल तो नहीं पूछा जा रहा, मतलब वो लड़की जो जिसने मुझे लास्ट नाइट कॉल की थी वो मेरी दोस्त है, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पे क्या है जी, द गर्ल वो लड़की, ठीक है, हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, मतलब कि आप यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप अपने आगे आने वाली क्लोज के साथ उसको रिलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हु ना होता तो डेफिनेटली द गर्ल कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, तो उस तरह की एक सेंस क्रिएट नहीं होनी थी।
सो दैट्स में आप लोग यहाँ पर हु यूज़ करो। हु तो उनसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। फिर है जी द ड्रेस विच आई वेयर इज़ वेरी ओल्ड, जो मतलब जो मैंने सूट पहना है ये बहुत पुराना है, ठीक है। जो, विच, जो, तो यहाँ पे पीछे अगर हम लोग देखते तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, तो वहाँ पे जो विच था, ठीक है, विच ऑफ दिस रिंग इज़ योर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो विच है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो मैंने ड्रेस पहना हुआ ना वो बहुत पुराना है, ठीक है। तो सो इन दिस केस विच इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन, नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब समझ लग जाए कि कहाँ पर आप लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ करने और कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन थे? ये बेसिकली शोइंग वर्ड्स होते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट और थिंग और थिंग्स और पीपल। मतलब आपने अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है या किसी पर्सन की तरफ इशारा करना है तो आप लोग इन प्रोनाउंस का यूज़ करोगे, जिनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कोल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अगर आपने कोई सिंगल चीज़ दिखानी है किसी को, ठीक है, तो आप लोग दिस यूज़ करोगे। दूर वाली दिखानी है तो दैट यूज़ करोगे। नियरर चीज़ों के लिए दीज यूज़ होगा, दिस यूज़ होगा। दूर जो चीज़ें होंगी उनके लिए दैट और दोज का वर्ड यूज़ होगा। और ये चार आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और याद रखना है इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक है। इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। बट जब हम इनके बाद नाउन यूज़ करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसको आगे डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जी दिस इज़ अ हिल, ठीक है। तो आप इट्स मीन कि ये जो हिल है ये बहुत करीब पड़ी हुई है, तो दैट्स में आप यहाँ पे दिस यूज़ कर रहे हो। अगर मैं कहती दैट इज़ अ हिल तो फिर मतलब वो चीज़ है जो दूर है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, मीन्स कि ये चीज़ आपके करीब पड़ी है, ठीक है। दीज आर एक्स, तो ये जितने भी दीज, दैट, दोज जो भी है ना, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम इसके बाद एक पूरा टॉपिक एडजेक्टिव्स का होगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। एक सेकेंड, पीछे मैं अभी यहाँ पर कह के आई थी कि इन सब को क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंस दोनों का बताया था। डिफरेंस मैंने कहा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप नाउन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर किसी दिस, दैट, दोज, दीज के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इस डिफरेंस को याद रखना। तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है जी, लाइक दिस आइसक्रीम इज़ डिलीशियस। अब यहाँ पर दिस वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट हमने तो रूल पढ़ा था कि भाई इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ये तो आइसक्रीम तो नहीं। तो इस केस में ये जो दिस है ना, ये जो आपका दिस है ये आपका फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ये एडजेक्टिव बन गया, ये आपका प्रोनाउन नहीं है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है जी, व्हाट इज़ दैट एनिमल। तो यहाँ पे भी जो दैट है इसके बाद एनिमल आ गया, एनिमल इज़ ऑल्सो ए नाउन। तो इस केस में भी ये जो दैट है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपका। फिर है वुड यू लाइक दीज एप्पल्स, ठीक है। तो इस केस में भी ये जो दीज है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये आपका क्योंकि इसके बाद एप्पल्स आ चुके हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले देखो तो व्हाट इज़ दिस, दैट्स अलीज हाउस, ठीक है। तो ये देखो इनके बाद नाउन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दोज आर हॉर्सेस, तो दीज दोज आर हॉर्सेस, दोज के फ़ौरन बाद नाउन नहीं आ रहा, ठीक है। सो दैट्स ये आपकी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर उसके बाद आ जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउंस की हम लोग बात कर लेते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। जो ये किसी भी किस्म के स्पेसिफिक पर्सन या किसी चीज़ या किसी अमाउंट के बारे में आपको नहीं बताते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि
ऑल, फ्यू, एनी, ईच। फर्स्ट करो मैंने किस सेंटेंस पे ऑल यूज़ किया है, तो ऑल में आपको नहीं पता कि भाई 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। बट ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो कि यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में, जिसमें आप एक समझो कि एक फ़र्ज़ी फिगर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा ऑल कह दिए तो मतलब सारे कितने वो नहीं पता, अमाउंट नहीं पता। फ्यू कह दिए तो इतना अंदाज़ा हो गया कि भाई थोड़े कम लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 1 2 3 कितने, ठीक है। ईच कह दिया है तो इसमें भी मैनी कह दिया है, तो मैनी मतलब कि ज़्यादा, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो आई मेट 5 किड्स, 1 वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। देखो मैं 5 बच्चों से मिली, ठीक है, एक बहुत प्यारा था। अब उन पाँचों में से एक कौन सा प्यारा था वो हमें नहीं पता। सो 1 भी हम समटाइम यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, सब ठीक है, सब क्या ठीक है, उसमें आपका कौन कौन सा इशू, कौन कौन सा मैटर आ जाएगा वो नहीं पता, बट सब ठीक है। हैव यू ईट एनीथिंग, कि आपने कुछ खाया है, कुछ में आपके एप्पल्स, जूस, जो भी वट एवर, बट कुछ नहीं पता कि क्या खाया है। एवरीथिंग इज़ अराइव्ड, एवरीबॉडी वॉज अराइव्ड, ठीक है, एवरीबॉडी इज़ अराइव्ड, कुछ भी आ सकता है। सब पहुंच गए। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। जो बोथ जो उनसे बोथ में कौन से बोथ आ जाएंगे, कौन से दो लोग होंगे, उनका कुछ पता नहीं। सो ऐसे प्रोनाउंस, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट अमाउंट किसी पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को नहीं बताते हैं, वो आपके होते इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आ जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शंस, ये बेसिकली म्यूचुअल एक्शंस एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी, व्हेन ईच ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड द अदर, ठीक है। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जो उनसे हैं, ठीक है, वो मतलब कि एक ही तरह एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ एक तरह का एक्ट करें। कैसे, आपको एग्जांपल सही वे में समझ आएगी। अहमद इज़ प्लेइंग विद अली एंड अली इज़ प्लेइंग विद अहमद। अब देखो मैं कहूँ कि अहमद अली के साथ खेला है, या मैं कहूँ कि अली अहमद के साथ खेला है, तो चीज़ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी, अहमद एंड अली आर प्लेइंग विद ईच अदर, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ खेल। सो दिस ईच अदर इज़ योर रेसिप्रोकल नाउन, क्योंकि यहाँ पे चाहे अहमद अली के साथ खेले या चाहे अली अहमद के साथ खेले, चीज़ तो एक ही है ना। सो ईच अदर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सो दिस रेसिप्रोकल इज़ योर दिस ईच अदर इज़ योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इस तरह ईच अदर आ जाएगा, वन एंड अदर आ जाएगा। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो एक्शन है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अली जो है वो गेम खेल रहा है तो जो अहमद है वो नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक्शन सेम होगा तो तब आप वन एंड अदर और ईच अदर लगा सकते हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग होना ज़रूरी है जो कि एक जैसे काम कर रहे हों, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट के साथ ये यूज़ नहीं होते ईच अदर या फिर वन अनदर, ठीक है। उसके बाद है जी जैसे कि मरियम एंड अली आर टॉकिंग टू ईच अदर, मरियम और अली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो अगर मरियम होगी तो अली बात करेगा, नहीं तो फिर अली अकेला पागल लगेगा ना बात करते हुए। सो दैट्स वाई यहाँ पर ईच अदर का वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेकर उनका सेम ही एक्शन, अगर एक बात करे तो दूसरा भी बात करे। देन है जी दे ऑल नो वन एन अदर, ठीक है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अदर, वो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।